का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है विधानमंडल में हमारा विधानसभा, इसके बारे में बताने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए और वीडियो को कंटिन्यू जरूर देखिए। कल मैंने आपको विधान परिषद के बारे में बताया था। आज हम अपने टॉपिक के अंदर है जो राज्य विधानसभा के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। देखिए, जो विधानसभा है एक लोकप्रिय सदन है। विधानसभा एक लोकप्रिय सदन है। जिस तरह से लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है, जनता का सदन कहा जाता है, वैसे ही अपने राज्य के अंदर है जो विधानसभा होती है उसी लोकप्रिय सदन या जनता का सदन कहा जाता है। लोकप्रिय सदन या जनता का सदन कहा जाता है। कल मैंने आपको बताया था कि जो राज्य विधानमंडल था उसका संबंध अनुच्छेद 168 से था। विधान परिषद कल हमने पढ़ा था, उसका संबंध अनुच्छेद 169 से था। और ये जो विधानसभा है इसका संबंध यदि हमें अनुच्छेद में पूछ लिया जाए तो 170 करना है। विधानसभा अनुच्छेद 170। अब हम बात करते हैं अधिकतम सदस्य कि किसी भी विधानसभा के अंदर अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। तो याद रखना, अधिकतम सदस्य जो आएंगे वो आएंगे हमारे 500। किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य होंगे वो कितने होंगे, 500। याद रखना फ्रेंड्स, जो न्यूनतम सदस्य होंगे उनकी संख्या होगी 60। न्यूनतम सदस्यों की संख्या होगी 60। अब हम और किसी राज्य की बात नहीं करते हुए अपने राज्य की बात करते हैं। अपन जिस राज्य के निवासी हैं कि राजस्थान की विधानसभा में, यानी राजस्थान विधानसभा में कितने सदस्य हैं, तो यहाँ हमारा उत्तर होगा 200। राजस्थान की विधानसभा में सदस्यों की संख्या है 200। और ये जो सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, उनको विधायक कहा जाता है। विधानसभा के सदस्यों को विधायक कहा जाता है। तो राजस्थान में 200 विधानसभा क्षेत्र है और 200 ही विधायक है जो चुने जाते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि जब प्रथम विधानसभा का गठन किया गया था, प्रथम विधानसभा में सदस्यों की संख्या में सदस्य, तो याद रखना प्रथम विधानसभा में जो सदस्य थे वो कितने थे हमारे, 160। कितने थे, 160। याद रखना 160 से बढ़ा करके जो 200 सदस्य किए गए थे, ये कब किए गए थे, याद रखना वर्तमान 200 सदस्य, वर्तमान विधानसभा में जो 200 सदस्य हैं वो छठी विधानसभा में किए गए थे। छठी विधानसभा में। ये क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी हाल ही में जो राजस्थान पुलिस के पेपर लगे थे 2020 में, और एक बार RS3 के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान जो 200 विधानसभा सीट है वो कब की गई थी, छठी विधानसभा सीट है। और यदि हमें साल पूछ लिया जाए तो 1977। कौन सा है हमारा, 1977। ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है। मैंने आपको अधिकतम सदस्य संख्या बता दी है, 500 है। न्यूनतम सदस्य बता दिए है इस विधानसभा में किसी भी राज्य में कितने हमारे, 60। फिर हम बात करते हैं राजस्थान में। राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या है 200 और इनके जो सदस्य हैं वो क्या कहलाएंगे, विधायक। प्रथम विधानसभा में 160 से बढ़ा करके 200 कब किया गया था, छठी विधानसभा में, और ये कब की बात है, 1977 की। नेक्स्ट आगे देखिए, कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनको विशेष प्रावधान किए गए अनुच्छेद 371 के तहत, और वहां पर जो विधानसभा सदस्यों की संख्या है वो 60 से कम है। वो हम देखते हैं अभी। सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पर सर्वाधिक सदस्य वो कौन से राज्य की विधानसभा में है, यूपी। और कितने हैं, 403 यूपी, और सदस्य हैं 403। और राजस्थान इंपोर्टेंट हमारा, राजस्थान में हमने लिख लिया कि राजस्थान के अंदर अपने कितने हैं, 200। फिर हम देखते हैं 60 या उससे कम, 60 या उससे कम जो विधानसभा में सदस्य वो कहां पर है। याद रखना आप, नागालैंड, इंपोर्टेंट लगा के लिखना, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश में 60 सीट है।
नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कितनी है? 60। मिजोरम और गोवा में 40। मिजोरम व गोवा, मिजोरम और गोवा में कितनी है? 40। जो अपवाद है, लेकिन मैंने आपको भी बताया कि अनुच्छेद 372 के तहत कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान किए गए हैं उनके लिए, कि वहां क्योंकि वो क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे हैं और जहाँ क्षेत्रफल कम रहेगा और जो पहाड़ी क्षेत्र है या अन्य किसी कारण से जो जनसंख्या कम रह रही है, वहां उस क्षेत्र को क्षेत्रफल में की दृष्टि से अपन निर्वाचन क्षेत्रों में भी कम में बांटेंगे। इसलिए यहाँ से 40-40 ही सदस्य है जो विधानसभा में चुने जाते हैं। एक और राज्य है जिसको हम सिक्किम कहते हैं। एक राज्य है सिक्किम, और सिक्किम में जो विधानसभा सदस्यों की संख्या है वो 40 से भी कम है और वो है मात्र 32। सिक्किम में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 32। अब हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर लेते हैं कि जो दिल्ली व पुदुचेरी है, दिल्ली व पुदुचेरी, यहाँ पर जो सदस्यों की संख्या है विधानसभा में, दिल्ली में तो है 70 और पुदुचेरी में है 30। अभी जो जम्मू और लद्दाख जो नए केंद्र शासित प्रदेश बने थे उनकी विधानसभा सदस्यों का अभी क्लियर निर्धारण नहीं हो पाया है, इसलिए अभी हम उसको यहाँ नहीं पढ़ेंगे। आगे ध्यान रखना आप कि एक तो दिल्ली और पुदुचेरी के जो सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और दिल्ली और पुदुचेरी के अंदर अपने क्या है? विधानसभा है, तो यहाँ के सदस्य और एक अपना जो जम्मू राज्य था पहले वो जो केंद्र शासित प्रदेश में उसको बांट दिया गया है, तो वहाँ के जो विधानसभा सदस्य हैं यदि वहाँ यहाँ के जो विधानसभा सदस्य हैं वो भी उनके चुनाव में भाग लेंगे। लेकिन फिलहाल जो अपने जो दिल्ली और पुदुचेरी है, उसके बाद देखो 84वां संशोधन इंपॉर्टेंट है। 84वें संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया कि क्या अपन डायरेक्ट लिख लेते हैं इस प्रश्न को। 84वें संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया कि 2026 तक लोकसभा और विधानसभा दोनों इंपॉर्टेंट है। लोकसभा और विधानसभा की सीटें यथावत रहेंगी। ये व्यवस्था कब की गई थी? 84वें संविधान संशोधन में ये कह दिया कि 2026 तक विधानसभा में जो अपने 200 सीट है, ये जो राजस्थान की और अन्य सभी राज्यों की जो विधानसभा की बात कर रहे हैं वो, और लोकसभा के अंदर जो 545 सीट और अधिकतम जो 552 है वो 2026 तक यथावत रहेगी। ये 84वां संशोधन हुआ कब था? ये बात है 2001 की। 84वां संशोधन हुआ था सन 2001 में, जिसमें ये कह दिया कि 2026 तक इसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। आगे देखिए, विधानसभा से संबंधित मेन अनुच्छेद जो था वो मैंने आपको बता ही दिया है। वो अनुच्छेद हमारे 170 था, जिसमें विधानसभा का गठन किया जाता है। याद रखना, हर 5 साल के बाद विधानसभा का विघटन हो जाता है और नई विधानसभा का गठन हो जाता है। आगे कि जो इसका चुनाव है विधानसभा सदस्यों का, उस चुनाव की पद्धति क्या है? विधानसभा सदस्यों के चुनाव का प्रकार, विधानसभा सदस्यों के चुनाव का प्रकार, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चाहे कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, उनके सदस्य किस तरह से चुने जाएंगे ये हमें पता होना चाहिए। तो विधानसभा सदस्यों के जो चुनाव का प्रकार है वो प्रत्यक्ष है। कैसा है? प्रत्यक्ष है। और जो प्रत्यक्ष चुनाव होगा इसमें जनता भाग लेगी, तो यहाँ पर अपन सीधा व्यस्त मताधिकार कर देंगे। प्रत्यक्ष रूप से व्यस्त मताधिकार के द्वारा, व्यस्त मताधिकार के द्वारा, ये पर्सन भी हमारा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है व्यस्त मताधिकार से संबंधित, कि आज जो व्यस्त मताधिकार है 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति को मतदान का अधिकार है, लेकिन पहले ये 21 साल हुआ करता था।
तो 2% बढ़ेंगे उस 21 से 18 वाले में, जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। देखो, मतदाता की आयु, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? 18 वर्ष कब की? 1% तो बनता है अपना ये कि पहले मतदाता की जो आयु थी वो कितनी थी? 21 वर्ष। वर्तमान में मतदाता की जो आयु है वो कितनी है? 18 वर्ष। कब की गई ये तो अपन बता देंगे। 61वां संशोधन था, 61वां संशोधन था। और 61वां संशोधन कब हुआ था? 1989। ये आपको जरूर याद रखना है। मुश्किल से 10-15 एक संविधान संशोधन है जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है। अगले टॉपिक में मैं उनके बारे में आपको बता दूंगी। अब एक मेन पर्सन बढ़ता है, क्या बढ़ेगा हमारा? वो कि समिति कौन सी थी जिसने सुझाव दिया था कि मतदाता की आयु है 21 से घटाकर के कितनी की जाए? 18 वर्ष। तो वो जो समिति थी, समिति जिसने सिफारिश की, वो समिति का नाम है तारकुंडे समिति। क्या नाम है? तारकुंडे समिति। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कई बार अपने समितियों से संबंधित क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। किसी समिति का नाम देकर के पूछ ले कि किससे संबंधित है, या 3-4 समितियों के नाम दे दे, फिर उसमें ये पूछ ले कि इस समिति का संबंध किससे है या किनसे नहीं है। तो तारकुंडे जो समिति थी, इसका संबंध था चुनाव में सुधार करने से था। किससे था? चुनाव में सुधार लाना या चुनाव में सुधार करना। और इसी समिति की सिफारिश पर जो मतदाता की आयु है वो 21 से घटा करके 18 वर्ष की गई थी। कब की गई थी? अपना 61वां संविधान संशोधन था जो कब हुआ था? 1989 में। याद रखना, 2 राज्य अपने अपवाद है। 2 राज्य क्या है? अपवाद। भारत देश है, हर चीज अपने को अपवाद स्वरूप मिलती है। एक तो है नागालैंड और दूसरा है सिक्किम। वहां सदस्यों का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। लिख लेना, नागालैंड व सिक्किम में, नागालैंड व सिक्किम में चुनाव, किसका चुनाव? विधानसभा सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, जिसमें जनता के द्वारा भाग नहीं लिया जाता है। जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि है वो विधानसभा सदस्यों के चुनाव में भाग लेंगे। आगे देखो, आरक्षण की बात करते हैं कि विधानसभाओं के अंदर जो एससी और एसटी को आरक्षण दिया गया है उसका संबंध कौन से अनुच्छेद से है, किस तरह से उसमें व्यवस्था की गई है। याद रखना, इधर लिख देती हूँ आपको, अनुच्छेद 332 याद करना है अपने को। अनुच्छेद 332 के तहत, अनुच्छेद 332 के तहत एससी व एसटी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। आरक्षण दिया गया है किसमें? अपने विधानसभाओं में और लोकसभाओं में। एससी और एसटी को आरक्षण दिया गया। महिलाओं को कोई आरक्षण नहीं दिया गया है। इनके अंदर ध्यान रखना है आपको, महिलाओं का आरक्षण पूछते ही 0 करना है। और एससी और एसटी को जिस राज्य से मैं अपन उनकी बात कर रहे हैं वहां जनसंख्या में उनका क्या अनुपात है, उस जनसंख्या के अनुपात में उनको आरक्षण है जो प्रदान किया गया है। अब हम एक और अनुच्छेद पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, अनुच्छेद है वो 333, ऊपर लिख देती हूँ मैं यहाँ, अनुच्छेद 333। क्या है इसमें? यदि किसी भी राज्य की, अब किसी राज्य की बात नहीं करेंगे, अपने जैसे राजस्थान की बात करते हैं कि यदि राजस्थान के विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्यों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। ये बात किसमें है? अपने 333 में। देखिए, राज्यपाल द्वारा विधानसभा में एंग्लो इंडियन, राजस्थान की बात है ये, एंग्लो इंडियन का
पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने पर, पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने पर एक सदस्य मनोनीत करना। लेकिन ये बात कहाँ की है? एक सदस्य की, राजस्थान की। ये बात कहाँ की है? राजस्थान की। कि 200 जो सदस्य चुने जा रहे हैं उनमें यदि 199 का 200 का चुनाव हो गया, और याद रखना कि अगर उनमें एंग्लो इंडियन का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राज्यपाल के पास अधिकार है कि वो विधानसभा में, राजस्थान विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत कर सकता है। उसके बाद देखते हैं हम कार्यकाल। किसका कार्यकाल? विधानसभा का। चाहे विधानसभा का पूछे, चाहे विधानसभा सदस्यों का, या विधान परिषद की तरह कंफ्यूज नहीं है। यहाँ पर कार्यकाल होगा वो कितना होगा? 5 वर्ष। क्या आप बता सकते हैं ये 5 वर्ष कार्यकाल कहाँ से शुरू होगा? जिस दिन से चुनाव होगा तब से, या पहली बैठक से? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ये जो 5 वर्ष का कार्यकाल रहेगा ये प्रथम बैठक से प्रारंभ होगा। प्रथम बैठक से प्रारंभ। ये पर्सन भी अपना वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पड़ जाता है कि 5 वर्ष का जो कार्यकाल है वो प्रथम बैठक से प्रारंभ होगा। याद रखना ये जो अपने विधानसभा का कार्यकाल है ये विधानसभा समय से पहले भी भंग हो सकती है। किन किन परिस्थितियों में होगी हर चीज लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको वैसे बता देती हूँ। यदि अपने राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, राष्ट्रपति शासन लग जाए, तो विधानसभा समय से पहले भंग हो सकती है, इनका कार्यकाल समय से पूर्व समाप्त हो जाएगा। या जो अपने मुख्यमंत्री है वो विश्वास मत प्राप्त करने में असफल हो जाए। और तीसरी परिस्थिति क्या है इसके अंदर कि अविश्वास प्रस्ताव है जो उनके विरुद्ध पारित हो जाए। तो 3-4 परिस्थितियां हैं जब विधानसभा है वो समय से पहले भंग हो सकती है। और याद रखना विधानसभा को समय से पहले भंग करने का जो अधिकार है वो केवल और केवल किसके पास है? राज्यपाल के पास में, मुख्यमंत्री के पास इसके बारे में कोई शक्ति नहीं है। नेक्स्ट देखो आप, ये संसद है वो कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जब विधानसभा का कार्यकाल है जो बड़ा सक्रिय है। मैं आपको बताती हूँ कब। स्टार डाल के लिखना उस पर्सन को। जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन मत कर देना, क्योंकि राष्ट्रपति शासन तो उस राज्य में जब लगाया जाएगा जब संवैधानिक व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी, यानी विधानसभा को पहले ही बंद कर दिया जाता है, तो कार्यकाल बढ़ाने की कोई वहां गुंजाइश नहीं है। जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, याद रखना राष्ट्रीय आपातकाल है कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? 352। कौन कौन सी परिस्थितियां हैं? युद्ध, भारी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। 3 स्थितियों में राष्ट्रपति किसी राज्य में या पूरे देश में एक साथ राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। उनकी बात अपन विस्तार से तब करेंगे जब अपन राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां पढ़ेंगे। जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो राज्य में विधानसभा का कार्यकाल, राज्य में विधानसभा का कार्यकाल, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ सकता है। जब किसी राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो और चुनाव करवाना क्या हो? असंभव हो, या पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो उस समय चुनाव करवाना असंभव हो, तो संबंधित राज्य से संबंधित जहां अपन ये प्रावधान लागू करना चाह रहे हैं वहां विधानसभा का कार्यकाल है वो एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ सकता है। कौन बढ़ाएगा? बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? कार्यकाल 1 वर्ष में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। बढ़ाया लिख लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे। बढ़ाया जा सकता है। बताओ कौन बढ़ाएगा? राष्ट्रपति बढ़ाएगा या संसद बढ़ाएगी? संसद। कौन बढ़ाएगी? संसद। ये शक्ति किसके पास है? संसद के पास। ये छोटे छोटे पर्सन है जो कंफ्यूज करते हैं और एग्जाम में प्राय इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक और क्वेश्चन बताती हूँ आपको यहाँ पर। जब राज्य की संवैधानिक व्यवस्था विफल हो
राज्य की संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाए तो वहां राष्ट्रपति शासन लागू, तो वहां पर क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लागू। ये राष्ट्रपति शासन जो लगाया जा रहा है ये कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, 356। तो इस समय राज्य का प्रशासन कौन संभालेगा, मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है, इस समय राष्ट्रपति नहीं संभालेगा, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल काम कर रहा है। तो 356 में जब राष्ट्रपति शासन अपने राज्य में लगा हुआ है तो यहाँ के जो राज्यपाल है उन्हीं के द्वारा शासन संभाला जाएगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति जी थोड़ी यहाँ शासन संभालने के लिए आएंगे, यहाँ उसके निर्देशन में, जो कि हमेशा ही राष्ट्रपति जी के निर्देशन में ही राज्यपाल काम करता है। राज्यपाल यदि राष्ट्रपति के अनुसार काम नहीं करेगा तो उसे वो पद से हटा देगा। तो राज्यपाल जी है जो यहाँ का कार्यभार संभालेंगे। लेकिन जो मैं पर्सन में बताना चाह रही हूँ वो ये है, यहाँ किसके नियम काम करेंगे, किसके नियम काम करेंगे इस स्थिति में, क्या विधानसभा द्वारा बनाए या संसद के द्वारा? वो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। विफल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन लगेगा और राज्यपाल कार्य संभालेगा। दोनों पर्सन आ गए, राज्यपाल क्या करेगा, कार्य संभालेगा। और नियम किसके चलेंगे, संसद, किसके नियम चलेंगे यहाँ पर इस स्थिति में, संसद के नियमानुसार, संसद के नियमानुसार। ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है यहाँ कि संसद के नियमानुसार राज्यपाल महोदय द्वारा यहाँ के कार्यों का निर्वहन किया जाएगा। ठीक है, इतना। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। ये दोनों क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब हम पढ़ेंगे इसकी योग्यताएं। किसकी योग्यताएं? विधानसभा सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। योग्यता याद रखना, कल मैंने आपको विधान परिषद के बारे में बताया था और आज अपन विधानसभा सदस्यों की योग्यताएं पढ़ रहे हैं। दोनों से संबंधित एक ही अनुच्छेद है और योग्यताओं से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 173। आप 170 मत कर देना कि भाई 170 में विधानसभा है और 169 में विधान परिषद है, तो वहां पर 169 और 70 करेंगे। योग्यताओं से संबंधित यदि पूछ लिया जाएगा तो कौन सा अनुच्छेद करेंगे, 173। पहला योग्यता सभी में है, भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता जो सबसे इंपॉर्टेंट है, न्यूनतम आयु वाली, सभी में अपने को वही वाला याद करना है। न्यूनतम आयु कितनी हो, 25 वर्ष। याद रखना, विधानसभा सदस्य बनने के लिए, लोकसभा सदस्य बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए और मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु वो कितनी है, 25 वर्ष। तीसरी योग्यता पागल या दिवालिया न हो, पागल या दिवालिया न हो। एक और योग्यता का वर्णन होता है जो हम यहाँ नहीं लिखेंगे, पता है कि उस व्यक्ति को राज्य विधानमंडल का सदस्य बनने की वो योग्यता रखता हो। जब उसमें ये योग्यताएं नहीं होंगी तो वो चुनाव ही नहीं लड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, अब हम पढ़ेंगे कि 17 साल, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखेंगे अपन कि विधानसभा का 17 साल यानी सत्र आहूत करना, सत्र बुलाता कौन है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, विधान दो दिन क्यों है, एक साथ लिखा रही हूं मैं। विधानसभा का 17 साल व विधानसभा का 17 साल व सत्र आहूत करना, सत्र बुलाना, आहूत का मतलब बुलाना ही होता है। ये सत्र को समाप्त करने से संबंधित है और ये प्रारंभ सत्र की बात कर रहे हैं, विधानसभा की समाप्ति मत समझ लेना। और ये क्या है, प्रारंभ यानी बुलाना। विधानसभा का 17 साल और सत्र बुलाना, ये अधिकार किसके पास है, बताइए कौन करेगा? विधानसभा का सत्र कौन बुलाएगा और उसका 17 साल कौन करेगा? राज्यपाल। इसके द्वारा किया जाता है, ये राज्यपाल के द्वारा। और एक चीज याद रखना, विघटन में, विघटन के लिए भी अपने राज्यपाल जी उत्तरदायी है, लेकिन वो विघटन तो विधानसभा के विघटन से संबंधित है, विधानसभा के समाप्ति से संबंधित है। और यहाँ हम उनकी बैठकों की बात कर रहे हैं।
आगे एक चीज और ध्यान रखना आपको यहाँ कि जो राज्यपाल है वो सत्र को संबोधित करता है। वैसे तो विधानसभा की बैठकों की जो अध्यक्षता है वो विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हैं जब राज्यपाल है जो सत्र को संबोधित करता है वहां अभिभाषण देता है। तो क्या आप बता सकते हैं वो दो परिस्थितियां कौन सी है जब राज्यपाल सत्र के अंदर बोलेगा? वो दो परिस्थितियां कौन सी? देखो, दो ही परिस्थितियां हैं, ज्यादा नहीं है वो। विधानसभा के गठन के बाद, नई विधानसभा की बात कर रहे हैं, विधानसभा के गठन के बाद प्रथम बैठक, विधानसभा के गठन के बाद पहली बैठक, और एक परिस्थिति और है, एक तो जब नई विधान परिषद बनेगी उसके बाद में जब उसकी पहली बैठक होगी तब, तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में, तथा वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के बाद, एक तो नई विधानसभा के गठन के बाद जो पहली बैठक होगी वो, और एक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के बाद जब सदन की प्रथम बैठक होती है, प्रथम बैठक होती है, तो राज्यपाल द्वारा संबोधित की जाती है, या राज्यपाल द्वारा वहां अभिभाषण दिया जाता है। कैसे भी प्रश्न पूछ लिए जाए, दो स्थिति याद रखना, एक तो नई विधानसभा के गठन के बाद में, और एक जब अपना नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। कब होता है? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, तो 1 अप्रैल के बाद में जब भी सदन की बैठक बुलाएंगे वो उसमें जो बोलेंगे, सदन को जो संबोधित करेंगे वो कौन करेंगे? राज्यपाल। एक और प्रश्न यहाँ ध्यान रखना कि राज्यपाल का जो ये अभिभाषण होता है, राज्यपाल का अभिभाषण, ये सदन, पूरे सदन को संबोधित करने से संबंधित है। ये राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है ये व्यक्तिगत नहीं होता है। राज्यपाल का जो अभिभाषण है ये व्यक्तिगत नहीं, इसका मतलब समझ रहे हो? ये मत कर देना कि एक व्यक्ति को, ये उसका खुद का नहीं होता है, ये अभिभाषण है उसका मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। राज्यपाल का अभिभाषण व्यक्तिगत नहीं, अपितु मंत्रिपरिषद द्वारा, मंत्रिपरिषद कौन सी बड़ी? अपने राजस्थान बड़ी, मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है। ये पर्सन भी अपना वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि राज्यपाल स्वयं उसे तैयार नहीं करता है, वो मंत्रिपरिषद के द्वारा, यानी राज्य मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। ये की बात हम केंद्र में भी पढ़ सकते हैं कि केंद्र में अपने जो राष्ट्रपति जी है वो संसद की बैठक को जब आहूत करेंगे, लोकसभा की बैठक को जब आहूत करेंगे, तो उसका जो भाषण है वो भी उनका पर्सनल नहीं होता है, वो भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। उसके बाद देखते हैं सदन को स्थगित करने की शक्ति किसके पास है? अभी तो हमने सत्र आहूत और सत्र अवसान करने की बात पढ़ी थी, अब हमने सदन को स्थगन से मतलब और विघटन दोनों अलग अलग चीज है। स्थगन का मतलब है कुछ समय के लिए रोकना। सदन को स्थगन का अधिकार बताइए। राज्यपाल नहीं आएगा अब यहाँ, पीठासीन अधिकारी किसके पास? पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी कौन? अपने विधानसभा अध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी। ये छोटे छोटे पर्सन ही तो हैं जो एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं। अपन तो बिना सोचे समझे इसका उत्तर भी राज्यपाल ही दे देते हैं, राज्यपाल अपने को पहले दूसरे नंबर पे मिलता है, वही हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है? ये गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखो, कुछ घंटों के लिए स्थगन कर सकता है, कुछ मिनट के लिए कर सकता है, या कुछ दिनों के लिए उसे स्थगन कर सकता है। विघटन की बात यहाँ नहीं करनी है, स्थगन और विघटन में अंतर होता है। विघटन में तो वो विधानसभा पूर्णतः समाप्ति हो जाएगी, नई विधानसभा के लिए चुनाव होंगे, और स्थगन के लिए कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ मिनट के लिए या कुछ दिनों के लिए स्थगन करने का अधिकार है वो किसके पास होता है? पीठासीन अधिकारी। उसके बाद देखो अनुच्छेद 174
174(2) के तहत, अनुच्छेद 174(2) के तहत, इंपोर्टेंट है, अनुच्छेद 174(2) आपको याद करना है। अनुच्छेद 174(2) के तहत विधानसभा के विघटन की शक्ति राज्यपाल के पास है। के तहत विधानसभा के विघटन की शक्ति, चारों चीजें क्लियर हो गई यहाँ पर। किसके पास है भाई? राज्यपाल। किसके पास है? राज्यपाल। विधानसभा को विघटित करना है, विधानसभा का सत्र बुलाना है या सत्रावसान करना है, ये तीनों के तीनों पावर किसके पास है? राज्यपाल के पास। लेकिन यदि सत्र को स्थगन करने से संबंधित बात है तो अपन विधानसभा अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी के पास कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, एक चीज और कि राज्यपाल है जो विधानसभा का विघटन है किन किन परिस्थितियों में करेगा। दोबारा से बता रही हूँ, विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो जाए तब, ये तो स्वाभाविक है, जब विधानसभा का कार्यकाल 5 साल हो जाएगा तब उस राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं, सॉरी, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तब, और जो किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो, और अगर मुख्यमंत्री है वो विश्वास मत प्राप्त नहीं कर पाए तो वहाँ राज्यपाल के द्वारा विधानसभा का विघटन कर दिया जाता है। लिखेंगे फिर अपन इन क्वेश्चनों को। राज्यपाल कौन कौन सी परिस्थितियों में विधानसभाओं को बीच में विघटित कर सकता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार उनमें से पूछा जाता है कि कौन सी परिस्थिति नहीं है, और हमें वो सारी परिस्थितियां हैं वो मिलती जुलती दिखाई देती है। देखिए, राज्यपाल द्वारा विधानसभा को विघटित करना, राज्यपाल करेगा विधानसभा को विघटित कब कब? 1 नंबर पर विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने पर, विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने पर या समाप्त होने पर, एक ही बात है। दूसरा, राष्ट्रपति शासन लागू होने पर, नहीं, राष्ट्रीय आपातकाल में तो बढ़ेगा कार्यकाल। राष्ट्रपति शासन जब संवैधानिक व्यवस्था विफल है तब राष्ट्रपति शासन लागू होने पर। दूसरी परिस्थिति आ गई। तीसरी परिस्थिति, सीएम द्वारा सदन में विश्वास मत न प्राप्त करने पर, भाई जब मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो उसके 1 महीने के भीतर उसको सदन में विश्वास मत प्राप्त करना होता है ना, ये। चौथा, सीएम द्वारा त्याग पत्र देने पर, सीएम द्वारा त्याग पत्र देना। और एक और रीजन है जिसमें वो विधानसभा को बीच में विघटित कर सकता है। अपने आप संस्थात्मक शासन व्यवस्था है, जैसे केंद्र में है वैसे ही राज्य में संस्थात्मक व्यवस्था है, ब्रिटेन से अपनाई गई है। और इसमें क्या होता है, संस्थात्मक व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व, कि सब एक साथ डूबते हैं और सब एक साथ तैरते हैं। तो यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होता है, और ऐसी स्थिति में सीएम का भी कोई अस्तित्व नहीं रहता है। विधानसभा विघटित हो जाएगी और वहां पर नए चुनाव होंगे। सीएम द्वारा त्याग पत्र देना, और किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर, ये कुछ परिस्थितियां हैं जब राज्यपाल समय से पहले भी विधानसभा को विघटित कर सकता है। उसके बाद देखो, अब विधानसभा के जो पहली बैठक होगी विधानसभा की, नई विधानसभा के गठन के बाद में, तो उसके 2 अधिकारी भी चुने जाएंगे।
जिनको अपन विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष के नाम से जानते हैं, तो वो 178 के तहत चुने जाते हैं। इधर लिख देती हूँ आपको। अनुच्छेद 178 में लिखा है, क्या लिखा है? अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन। तो याद रखना, जब नई विधानसभा का गठन होता है उसके बाद जब पहली बैठक होती है, जब पहली बैठक होती है तो पहली बैठक की अध्यक्षता तो प्रोटेम स्पीकर करता है, लेकिन उसी बैठक के अंदर है आगामी बैठकों के संचालन के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। वो अनुच्छेद 178 के तहत किया जाता है। याद रखना, ये अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष है वो सदस्यों में से ही चुने जाएंगे, सदस्यों में से ही चुने जाएंगे, सदस्यों में से ही चुने जाएंगे। इम्पोर्टेंट कि सदस्य, सारे सदस्य मिलकर के अपने में से एक को तो अध्यक्ष बना लेंगे और एक को क्या बना लेंगे? उपाध्यक्ष। ये उसमें विधान परिषद में इनको सभापति और उपसभापति कहा जाता है। अब इनका जो काम है किसका? विधानसभा अध्यक्ष का। वो क्या होता है? अध्यक्ष का जो कार्य है वो क्या है बताइए? देखो याद रखना, विधानसभा की बैठकों का जो संचालन करेगा वो भी तो यही करेगा। कार्य है विधानसभा बैठकों का संचालन। विधानसभा बैठकों, अच्छा, विधानसभा बैठकों का जो संचालन किया जाएगा। बता देती हूँ एक बार पुनः। 178 के तहत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन होगा। सदस्य अपने में से एक को तो अध्यक्ष बना लेंगे और एक को क्या बना लेंगे? उपाध्यक्ष। और ये का जो कार्य है विधानसभा अध्यक्ष का, वो विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना है, विधानसभा की बैठकों का संचालन करना है। और जब अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो काम कौन करेगा? उपाध्यक्ष। कई बार परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि ना तो अध्यक्ष होता है ना उपाध्यक्ष, तो उसके लिए जो वरिष्ठ जो दूसरा सदस्य होता है उसको अध्यक्षता के लिए नामित कर दिया जाता है। उसके बाद देखो इंपोर्टेंट पर्सन है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना, लिख देती हूँ मैं, शायद दिखाई नहीं देगा यहाँ पर। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और अपन यहाँ ये सोचते हैं कि यहाँ राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बिना, पूर्वानुमति के बिना राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषयों पर, इंपोर्टेंट पर्सन है, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बिना राज्य सूची के, सब विषय नहीं, राज्य सूची के कुछ विषयों पर, कुछ विषयों पर, वैसे राज्य सूची के विषयों पर जो कानून बनाने का अधिकार वो राज्य सरकार के पास है, लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर कानून बनाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बिना राज्य सूची के कुछ विषयों पर विधानमंडल, विधानमंडल कल मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था, एक सदनात्मक भी हो सकता है और दो सदनात्मक भी हो सकता है। विषयों पर विधानमंडल कानून नहीं बना सकता, नहीं बना सकता। ये पर्सन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कुछ विषयों पर कानून बनाने के लिए उसे राष्ट्रपति जी की अनुमति लेनी होगी। नेक्स्ट देखो, आपातकाल के समय राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है बताइए? आपातकाल के समय, आपातकाल यानी 352, आपातकाल के समय। और एक चीज और याद रखना, जब राष्ट्रपति शासन लागू हो तब, दोनों की बातें हैं ये। आपातकाल के समय राज्य सूची के विषयों पर, राज्य सूची के विषयों पर कानून संसद बनाएगी। अरे संसद भाई केंद्र सरकार और राज्य सरकार करते हैं ना, तो केंद्र सरकार से तात्पर्य संसद आएगा और राज्य सरकार से तात्पर्य अपना विधानमंडल आएगा। एक चीज और याद रखना,
अनुच्छेद 249 और 312 के तहत राज्यसभा है, लोकसभा से अधिक शक्तिशाली है। तो यहाँ पर विधानमंडल से संबंधित क्वेश्चन है, इसलिए अपन यहाँ उसको लिख रहे हैं। राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके क्या करेगी? राज्य सूची के किसी विषय को क्या करेगी? राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देगी। विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देगी। समझ गए? 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची का कोई ऐसा विषय है जो एक राज्य से संबंधित नहीं है, वो पूरे देश से संबंधित है, तो राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया। तो इन विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है, जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, वो कानून बनाने का अधिकार भी किसके पास चला जाएगा? वो संसद के पास में। और एक चीज याद रखना कि जो राज्य विधानमंडल है वो न केवल राज्य सूची के विषयों पर अपितु समवर्ती सूची के विषयों पर भी कानून बनाता है। और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो हमारे संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के पास है। याद रखना, कानून तो दोनों बना सकते हैं, लेकिन विवाद होने पर किसका कानून मान्य होगा? संसद का, यानी केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। उसके अंदर जो सर्वोच्चता दी गई है वो किसको दी गई है? अपने केंद्र सरकार को, यानी संसद को। लिखेंगे उस प्रश्न को भी हम। देखिए, विधानमंडल से शुरुआत करते हैं अपन। विधानमंडल, राज्य सूची, विधानमंडल राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाता है। क्योंकि समवर्ती सूची के जो विषय हैं उस पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बनाते हैं। केंद्र व राज्य सरकार कानून बनाते हैं। मैंने आपको बताया अभी कि टकराव होने पर, दोनों में टकराव होने पर किसका कानून मान्य होगा? केंद्र का, यानी संसद का। तो इसमें प्रमुखता किसको दी गई है? केंद्र के कानून को या राज्य के कानून को? केंद्र के। तो प्रमुखता दी गई है संसद के कानून को। समझ गए? राज्य सूची के समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के पास है। दोनों के मध्य विवाद हो जाए तो संसद का कानून मान्य होगा। तो मेन जो सर्वोच्चता दी गई है समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की, वो किसको दी गई है? हमारे संसद को। अब एक प्रश्न ये बताओ आप कि बैठक की गणपूर्ति क्या होती है? सदन की बैठक हो रही है, बैठक की जो गणपूर्ति होगी कितनी? 1/10 भाग। जो भाग लेने वाले सदस्य हैं उनका 1/10 भाग यदि वो उपस्थित होंगे तो बैठक की गणपूर्ति होगी। उसके बाद बताओ, ये सदस्यों की सदस्यता कब समाप्त हो जाती है? भाई सदन का सदस्य है और उसकी सदस्यता एक परिस्थिति में समाप्त होती है ना, वो परिस्थिति कौन सी है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत इजी है। जब कोई सदस्य विधानसभा का हो चाहे विधान परिषद का हो, अपन यहाँ तो विधानसभा इसलिए अपन विधानसभा ही करेंगे। जब कोई सदस्य बिना अनुमति के सदन की बैठक से या सदन से 60 दिन तक अनुपस्थित रहे, 60 दिन तक अनुपस्थित रहे तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी? रद्द हो जाती है। ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जब कोई चाहे संसद का सदस्य हो, चाहे विधानसभा का सदस्य हो, चाहे राज्यसभा का सदस्य हो और चाहे अपने विधान परिषद का सदस्य हो, यदि वो सदन की अनुमति के बिना लगातार 60 दिन तक यानी 2 महीने तक यदि अनुपस्थित रहता है तो सदन से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है।
उसके बाद देखो और कोई, ये विधानसभा के बारे में आपको एक और क्वेश्चन बता देती हूँ, वो भी इम्पोर्टेंट है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय इसके द्वारा किया जाएगा भाई, विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। और दो क्वेश्चन मैंने कल बता दिए थे, आज मैं उनको नहीं बता रही यहाँ पर, कि जो कोई साधारण विधेयक होता है वो तो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लेकिन जो धन विधेयक होता है वो केवल विधानसभा में ही पेश किया जाता है। और जहाँ पर विधान परिषद है वो धन विधेयक को केवल 14 दिन रोक सकती है, और जो 6 राज्य जहाँ विधान परिषदें हैं वो साधारण विधेयक को 4 महीने तक रोक सकती हैं। धन विधेयक विधानसभा में ही पेश किया जाएगा। और एक चीज याद रखना, जब धन विधेयक विधानसभा से पारित होने के बाद राज्यपाल जी के पास जाएगा तो राज्यपाल उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं दे सकता है, क्योंकि वो उसी की पूर्व अनुमति से और विधानसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट, वर्तमान जो विधानसभा अध्यक्ष वो कौन है? वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष बताइए। सीपी जोशी। और पहले विधानसभा के अध्यक्ष, वहां पर भी जोशी आएगा, नरोत्तम लाल जोशी। ये वर्तमान के तो ये हैं। और प्रथम विधानसभा के नरोत्तम लाल जोशी, ये पहली विधानसभा के अध्यक्ष हो गए। कौन सी विधानसभा चल रही है वर्तमान में? राजस्थान में 15वीं विधानसभा। और जिसके अध्यक्ष कौन है अपने? सीपी जोशी। उपाध्यक्ष कौन है? ये अपने शाहपुरा जयपुर वाले विधायक राव राजेंद्र है, अब चेंज हो गया है, राव राजेंद्र है विधानसभा का वर्तमान जो उपाध्यक्ष है। और जो अध्यक्ष है वो है अपने सीपी जोशी। और अपने विधानसभा के अंदर है जो कुछ समितियों का भी गठन किया गया है कार्य करने के लिए, जैसे अपने प्राक्कलन समिति होती है, लोक लेखा समिति होती है, और भी बहुत सारी समितियां हैं। उनके बारे में हम अगले टॉपिक के अंदर अध्ययन कर लेंगे। आज की इस क्लास में इतना ही। आपने वीडियो को एंड तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।